हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा प्रस्तावित नए ट्राइबल काउंसिल चुनाव नियमों की, जिन्होंने निकोबारी जनजाति के बीच गंभीर चिंताएं पैदा कर दी है। यह मुद्दा केवल चुनावी सुधार का नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन, सांस्कृतिक पहचान और विकास परियोजनाओं के बीच संतुलन का प्रश्न है। तो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि जो नियमों का जो बदलाव है वो किस तरीके से किस दिशा की ओर ले जा रहा है। साथ ही जो पारंपरिक निकोबारी जो समुदाय है उनका जो पारंपरिक जो नियम था वो किस तरीके का था, और जो बदलाव किया गया वो बदलाव क्या है और उन बदलावों को लेकर विवाद क्यों है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसको लेकर संवैधानिक प्रावधान क्या है, और अंत में हम जो है इसका विश्लेषण करेंगे। तो कृपा करके शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही रुचिकर और बहुत ही उपयोगी है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इससे जुड़ी हुई समाचार। देखिए, अंडमान निकोबार प्रशासन ने मई 2026 में ट्राइबल काउंसिल चुनावों के लिए नया ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। इसी ड्राफ्ट नियम को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। इन नियमों के तहत पहली बार ग्राम परिषदों और द्वीप स्तरीय ट्राइबल काउंसिलों के नियमित पंचवर्षीय और निर्वाचन क्षेत्र आधारित चुनावों का प्रस्ताव है। प्रशासन का तर्क है कि इससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता बढ़ेगी, यानी जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो है इससे जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। लेकिन निकाय के जनजातियों नेताओं का जो कहना है कि यह उनकी पारंपरिक शासन व्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप है। तो प्रश्न यही उठता है कि उनका जो पारंपरिक शासन व्यवस्था था क्या था और सरकार क्या बदलाव कर रही है। साथ ही साथ किन बिंदुओं को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है और इसके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है ऑलरेडी हमारे संविधान में। ठीक है, तो हम लोग आते हैं कि निकोबारी समाज की जो है पारंपरिक व्यवस्था है वो क्या है। सबसे पहले अगर इसको आप समझ लीजिएगा तभी आप समझ लीजिएगा कि सरकार क्या चेंजेस कर रही है और फिर किन बिंदुओं पर लेकर दोनों के मध्य जो है टकराव है या विवाद है। देखिए, निकोबारी जनजाति लगभग 30,000 की आबादी वाली अनुसूचित जनजाति है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब है। उनकी नेतृत्व प्रणाली सदियों पुरानी है जो कैपेटेंसी व्यवस्था पर आधारित है। गांवों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय कप्तान चुने जाते हैं। चुनाव किसी निर्धारित समय पर नहीं होते हैं, बल्कि जब समुदाय आवश्यकता महसूस करता है तब उसका चुनाव किया जाता है। यानी जब भी समुदाय लोगों को महसूस होगा कि चुनाव कराना चाहिए तो चुनाव कर देंगे। जो प्रधान होते हैं, कैप्टन होते हैं, उनके चुनाव के लिए ऐसा नहीं है कोई नियम आधारित व्यवस्था है कि इतने समय में, जैसे लोकसभा चुनाव या राज्य में विधानसभा चुनाव जो है 5 साल में, हर 5 साल में होता है हमारे देश में। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। यह व्यवस्था केवल वोट आधारित नहीं है, बल्कि सामाजिक स्वीकार्यता और सामुदायिक विश्वास पर आधारित है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जो इनका नियम कानून जो वर्षों से चला आ रहा है इस समुदाय का, उस नियम कानून को समुदायों का समर्थन प्राप्त है। जब समर्थन प्राप्त हो जाता है तो अपने आप जो उसको वैधता मिल जाती है। ये हमारे शासन में भी ये देखने को मिलता है कि जब समर्थन प्राप्त हो जाता है किसी भी सत्ता को तो ऑटोमेटिक वो वैलिड हो जाता है। तो यही चीजें इसमें देखने को मिलती है। अब देखिए कि नए नियमों में क्या प्रस्ताव है। नए नियमों में प्रस्ताव है कि प्रत्येक गांव में 5 से 9 कप्तानों यानी कैप्टन का चुनाव किया जाएगा। प्रत्येक द्वीप के लिए सीधे चीफ कैप्टन का चुनाव होगा। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। मतदाता सूची तैयार करना होगा। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था होगी। प्रत्येक 5 वर्ष पर नियमित चुनाव होंगे। जो व्यवस्था हमारे जनरल चुनाव में होता है, आम चुनाव में होता है, वो लगभग कमोबेश वही व्यवस्था सरकार करना चाह रही है। आप ये सब चीज देखकर आप समझ पा रहे होंगे। ये उनकी अपनी विशेषताओं को देखते हुए किया गया है कि प्रत्येक जो है गांवों में 5 से 9 जो है कप्तान होंगे। और द्वीप, जो चूंकि द्वीपीय एरिया है अंडमान निकोबार, तो वो द्वीपीय एरिया में सिर्फ जो एक जो आइलैंड होगा उसका जो है चीफ कैप्टन चुना जाएगा। पहली नजर में यह लोकतांत्रिक सुधार जैसा दिखता है, लेकिन विवाद इसका प्रक्रिया और समय को लेकर है। ठीक है, कि हर 5 वर्ष में होगा ही होगा, जैसा कि हमने पहले देखा कि उनका समय कोई निर्धारित नहीं है। जब उनकी स्वेच्छा होती है वो चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि विवाद क्यों है, वही बात। अब आते हैं इस पे पारंपरिक स्वशासन पर प्रभाव। उनका मानना है समुदाय का कि जो सरकार नियम कानून लेकर आ रही है उनका जो ट्रेडिशनल जो शासन व्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ेगा। और इसमें निकोबारी समाज का शासन सर्वसम्मति और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसको पूरा जो है उसका समर्थन प्राप्त है, तो समर्थन प्राप्त से उसको वैलिडिटी है, वैधता है, और यही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता है, या यही उसकी उनके हिसाब से। ठीक है, और
औपचारिक चुनाव इस व्यवस्था को, उनका मानना है कि जो औपचारिक चुनाव जिस तरीके से देश में आम चुनाव होता है हर 5 वर्ष पे, वो उनका मानना है समुदाय का कि ऐसी औपचारिक चुनाव जो व्यवस्था उनकी पारंपरिक सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर समझते हैं हम लोग, यदि किसी गांव में समुदाय सर्वसम्मति से एक नेता को स्वीकार करता है तो चुनावी प्रतिस्पर्धा सामाजिक विभाजन भी पैदा कर सकती है, उनका यह मानना है। ठीक है, अब देखिए कि ग्रेट निकोबार परियोजना का संदर्भ, जो ग्रेट निकोबार परियोजना है उसको भी लेकर विवाद है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू सामने आता है। केंद्र सरकार की लगभग 91,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार विकास परियोजना, एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और नया टाउनशिप विकसित किया जाना है। ग्रेट निकोबार ट्राइबल काउंसिल द्वारा इस परियोजना के कुछ पहलुओं पर चिंता व्यक्त करती रही है। ऐसे में आलोचकों का आरोप है कि चुनावी ढांचे में बदलाव का उद्देश्य पारंपरिक नेतृत्व की संरचना को कमजोर करना है, भी हो सकता है। हालांकि प्रशासन ने इस आरोप को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। प्रशासन का इस पे कोई स्वीकार नहीं है। उनका मानना है जो ग्रेट निकोबारी समुदाय है, ठीक है, कि जो परियोजना चल रहा है उसी में टाउनशिप डेवलपमेंट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी और उस चीज को लेके उनके जो पारंपरिक जो शासन व्यवस्था है उसमें बदलाव किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है कही जा रही है। अब देखिए पर्याप्त परामर्श का अभाव, इसके साथ ही साथ जो जनजातीय नेताओं हैं या उनके जो लीडर हैं उनका कहना है कि नियम बनाने से पहले समुदायों से व्यापक परिचर्चा या चर्चा नहीं किया गया। साथ ही निकोबारी समाज की तुते नामक पारंपरिक संयुक्त परिवार व्यवस्था को भी मान्यता नहीं दी गई। अब यहाँ ये आप लोग फैक्चुअल जानकारी अपना नोट कर लीजिए। कभी कभी यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में ये पूछ देता है कि निकोबारी समाज की तुते नामक पारिवारिक संयुक्त प्रणाली की विशेषता बताइए, या फिर पूछ देगा कि तुहेत जो है किसकी जो है समाज की जो पारंपरिक व्यवस्था है। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी है, तो आपको जानना चाहिए। अब देखिए संवैधानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं हम लोग। भारतीय संविधान आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और स्वायत्तता के संरक्षण पर बल देता है। कोई भी शेड्यूल ट्राइब है उनकी आइडेंटिटी को संरक्षण प्रदान संविधान में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 29 की बात की जाती है। आर्टिकल 29 की सांस्कृतिक संरक्षण की बात यह करता है कि कोई भी समुदाय अपना सांस्कृतिक कल्चरल जो है उसको संरक्षण करना चाहता है या उसको बचाना चाहता है तो उसके लिए संविधान में उपबंध बनाया गया है और संविधान इसको संरक्षा प्रदान करता है। उसी तरह अनुच्छेद 46 जो है कमजोर वर्गों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा की निर्देश देता है। यानी अनुच्छेद 46 जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ठीक है, डीपीएसपी, ये डीपीएसपी जो है ये जो है स्टेट को निर्देशित करता है कि आप जो है उसी तरीके से शासन को चलाएंगे। इसके अतिरिक्त पंचायती राज व्यवस्था के बना पेशा एक्ट भी यह सिद्धांत स्थापित करता है कि आदिवासी क्षेत्रों में निर्णय स्थानीय परंपराओं और नीति रिवाजों के अनुरूप ही होनी चाहिए। यद्यपि अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह पर पेशा सीधे लागू नहीं होता, लेकिन उसका मूल दर्शन यहाँ भी प्रासंगिक है। कहने का मतलब है कि जो पेशा अधिनियम है अंडमान निकोबार पे लागू नहीं होता, लेकिन संविधान में जो संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 29 और 46 वो लागू होता है। तो उस आधार पे जो है वहाँ की जो समुदाय है अपनी संस्कृति को बचाना चाहती है, संरक्षण करना चाहती है, तो वो इस संविधान के पहलुओं के तहत वो देखना पड़ेगा कि उनकी मांग जो है कितनी जायज है। इसलिए संवैधानिक पहलुओं की चर्चा करना जरूरी है कि संवैधानिक दृष्टिकोण इस चीज को लेकर क्या कहता है। कभी कभी संवैधानिक दृष्टिकोण को लेकर भी प्रश्न बन जाते हैं यूपीएससी में और जोड़कर प्रश्न कर देते हैं इंटरलिंक करके। तो इंटरलिंक करने के मतलब से यह है कि परिस्थिति जन्य जो आपको चीजें दे दी जाएगी उससे लिंक करके प्रश्न बना दिया जाएगा। यूपीएससी कभी भी डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछता है और अब तो बहुत ज्यादा जो है क्रिटिकल हो गया है। तो सारे परिस्थितियों को जितनी इंसिडेंट हो रही है देश में, उन इंसिडेंट्स को अगर वो संवैधानिक पहलुओं पे जाता है उसका रिफ्लेक्शन, तो उसको समझना चाहिए। अगर कोई ऐसी घटना हुई है जिसका पर्यावरण पर रिफ्लेक्शन जा रहा है, उसको पर्यावरण को लेके कोई नियम कानून है तो उसको समझना चाहिए। केवल और केवल आप जो है स्टैटिक चीजें पढ़कर आप इस एग्जाम को बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स के टच में रहना पड़ेगा और उसका रिफ्लेक्शन जो है आपके सिलेबस में कहां पड़ रहा है उस रिफ्लेक्शन को आपको समझना पड़ेगा। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं यही मिस करते हैं, वो रेगुलर अखबार या रेगुलर करंट अफेयर्स के टच में नहीं रहते हैं। सीधे जो है वो जो किताबें हैं स्टैटिक्स वो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सोचते हैं कि हम एग्जाम निकाल लेंगे, क्योंकि उनको क्वेश्चन फिर हवा ही नहीं लगता। क्योंकि
जो यूपीएससी है वो अनप्रेडिक्टेबल सिविल सर्विसेज इसीलिए उसको कहा जाता है क्योंकि वो क्वेश्चन ही इस तरीके से बनाता है कि वर्ष भर की घटनाओं को देखता है, उन घटनाओं का रिफ्लेक्शन आपके सिलेबस में जहां है वहां से वो क्वेश्चन टेक्निकली बनाकर पूछ देता है। इसलिए हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम आपको इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को आपको बताएं ताकि उसके रिफ्लेक्शन को आप समझ पाएं। तो बिल्कुल रत्तू टोटा मत बनिए कि आप रट के संविधान एक पढ़ के आप पीटी निकाल लेंगे तो ये आपका सपना ही रह जाएगा। अब देखिए इस घटना का हम लोग विश्लेषण करते हैं कि यह मुद्दा विकास बनाम अधिकार की बहस का उत्कृष्ट उदाहरण है। एक तरफ जो है डेवलपमेंट करना जरूरी है और डेवलपमेंट करते करते अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है, जैसे मान लीजिए कि उनके सांस्कृतिक जो संरक्षण है उसका कहीं हनन होता है, तो उसमें बैलेंस बनाना होता है सरकार को। यही सबसे बड़ा जो है मुद्दा उभर के आता है भारत जैसे देशों में, खासकर ट्राइबल एरिया में अगर कुछ सरकार डेवलपमेंट करना चाहती है, कुछ नया कुछ करना चाहती है, तो विकास बनाम अधिकार का बहस जो है जन्म ले लेता है। तो इस घटना में भी विकास बनाम अधिकार का जो है बहस जन्म लिया है और हो सकता है कि मेंस एग्जामिनेशंस में विकास बनाम अधिकार को जोड़कर ये जो इंसिडेंट हुआ है आपको प्रश्न बना दे। तो ये कोई बहुत बड़ी अतिशक्ति नहीं होगी कि इस तरह के प्रश्न बना सकता है यूपीएससी, विकास बनाम अधिकार। तो सीधी सी बात है कि जो चर्चा में है वो पर्चा में है, ये नियम है यूपीएससी का। उसी तरह एक और प्रशासनिक पारदर्शिता, महिला प्रतिनिधित्व और संस्थागत लोकतंत्र की आवश्यकता है, ठीक है। दूसरी ओर आदिवासी समुदायों की पारंपरिक संस्थाओं, सांस्कृतिक पहचान और स्वायत्त निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ यह वास्तविक चुनौती है कि हम किस तरीके से विकास को भी बना के रखें और जो अधिकार जो उनको प्रदान किया गया है संविधान के तहत उसका भी संरक्षण सही तरीके से कर पाए। यहाँ यही मुद्दा सबसे बड़ा उभर कर सामने आता है इस इंसिडेंट से। अब देखिए इससे रिलेटेड जो निष्कर्ष निकल के आता है कि लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं है बल्कि लोगों की भागीदारी और उनकी परंपराओं का सम्मान भी है। कि भाई एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी तो सुनिश्चित की जानी चाहिए, साथ ही साथ उनके जो अधिकार है उन अधिकार या उनकी परंपराओं से संबंधित उनके अधिकार हो या उनके सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित अधिकार हो, उसका भी संरक्षण किया जाना चाहिए। यह निष्कर्ष निकल कर आता है। यदि किसी जनजातीय समुदाय ने पीढ़ियों से विशिष्ट प्रशासन व्यवस्था विकसित की है तो किसी भी सुधार का आधार संवाद होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। अन्यथा स्वशासन के नाम पर किया गया सुधार वास्तव में स्वच्छता का क्षरण का कारण बन सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे संविधान में जो अधिकार दिया गया उस अधिकार का सम्मान करते हुए उनसे एक संवाद किया जाना चाहिए कि हाँ आपके विकास के लिए ये चीज किया जाना जरूरी है। आपने जो बनाया था वो बहुत पुरानी व्यवस्था हो गई है। नई व्यवस्था इसलिए की जाती है कि जो समाज में परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन से व्यवस्था का सही तरीके से तालमेल हो पाए, तो व्यवस्था में परिवर्तन अपरिहार्य हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। तो ये हमने पूर्व में भी देखा है कि संविधान जब 1950 में बना था तब से कितने संशोधन हो चुके हैं, कितने नए कानून उसमें डाले गए हैं, कितने नई नई ड्राफ्ट बनी है, कितने जो है नियम और उपनियम बने हैं। क्योंकि समय और समाज जब बदलता है तो उसके हिसाब से अपने नियमों को डेवलप करना पड़ता है, अपने नियमों में बदलाव करना पड़ता है। तो सरकार अगर कुछ ऐसा करना चाह रही है वहां के नियमों में बदलाव, तो जरूर सरकार ने भी अध्ययन किया होगा। अगर समुदाय को किसी प्रकार को लेकर विवाद है तो सरकार को उससे संवाद करना चाहिए और एक सही हल निकालना चाहिए। तो आज के क्लास में यही, आज के करंट अफेयर्स में यही। आशा है ये आपको क्लास जो है रुचिकर लगा होगा और आपके लिए उपयोगी भी होगा। मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत बड़ा उपयोगी है, चूंकि आपको जो है इस तरीके से जोड़कर हमने समझाने की कोशिश की। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके के कोई इंटरेस्टिंग और आपके परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।